मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। इसलिए जुड़ जाना चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, और रिवीजन के लिए जो लुसेंट का किताब होता है ये बहुत ही उपयोगी और रामबाण की तरह साबित होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लुसेंट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो अभी तक हमने लुसेंट्स के जो साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे से डिस्कस करके कर लिया है, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं, और साथ ही साथ पॉलिटी को भी किया है। अभी इस वीडियो में हम लोग लुसेंट में एक चैप्टर है पशुपालन, जिसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पशुओं की आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व पशु धन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है। तो ये 1/5 भाग पाया जाता है, यानी कि विश्व में जितने भी पशु हैं उसके 1/5 भाग भारत में पाए जाते हैं। विश्व की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत गाय या भैंस भारत में पाई जाती है। तो 20% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है। तो 16% गाय भारत में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। तो भारत की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है। तो भारत में गाय की लगभग 27 नस्लें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल है। थारपाकर किस पशु का नस्ल है। तो थारपाकर गाय की नस्ल है। सुजाता किस पशु की प्रजाति है। तो सुजाता गाय की प्रजाति है। सूरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो जो सूरती गाय है ये गुजरात में पाली जाती है। अगला प्रश्न है, लाल सिंधी क्या है। यानी जो लाल सिंधी है ये गाय की एक प्रजाति है। हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। तो हल्लीकर गाय का मूल जो नस्ल है ये मैसूर में पाया जाता है। थारपाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है। तो थारपाकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गाय को जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है। तो वो जो है वो साहिवाल गाय है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। तो विदेशी नस्ल की गाय जो नहीं है वो है कांकरेज, ये क्या है, देसी है। अगला प्रश्न है, गरनर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ है। तो गरनर्सी गाय का मूल स्थान फ्रांस में है। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा होल्स्टाइन। भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है। तो भारत में जो गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है वो है करण फ्रीज। अगला प्रश्न है, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है। तो ये लगभग 21 दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है। अगला प्रश्न है, दुधारू गाय की क्या पहचान होती है। तो दुधारू गाय की पहचान होती है अयन पूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है, और दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। यानी कि ये सभी क्या होती है, इसके लक्षण होते हैं दुधारू गाय के। विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक भैंस भारत में ही पाई जाती है। विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो लगभग 57% भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक भैंस पाली जाती है। तो भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भैंस पाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है। तो जो इसमें मेवाती है ये भैंस की नस्ल नहीं है। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है। तो जो मुर्रा है ये छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा क्या होती है। तो भैंस के दूध में औसतन वसा 7.2% होती है। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वसा भादवारी भैंस में पाई जाती है। भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है। तो ये नस्ल है भदावरी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से
सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? तो सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल जफराबादी है। गरीबों का गाय के नाम से किसको जाना जाता है? तो गरीबों के गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बकरियों की संख्या भारत में ही है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा बकरी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? तो अधिक दूध देने के लिए जाने जाने वाली बकरी बर्बरी है। एग्लो नुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका मूल स्थान ब्रिटेन है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो बकरी के एल्गोनुबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सानेन नस्ल की बकरी को। शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो शहरी बकरी के नाम से बर्बरी को कहा जाता है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी? तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी बकरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? तो ये जो नस्ल है ये बकरी की है। सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सबसे अच्छा ऊन बकरी से ही प्राप्त होती है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो जो पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है ये बकरी ही होती है, यानी बकरी के नस्ल की ही होती है। अगला प्रश्न है, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो लवण अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि? तो जो बकरी का दूध होता है वो अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है। अगला प्रश्न है, किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? तो बकरी के मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाली जाती है या पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 5% भारत में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भेड़ राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? कौन है जो भेड़ की प्रजाति नहीं है? तो मेवाती भेड़ की प्रजाति नहीं है। कोरिडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? तो कोरिडेल भेड़ की प्रमुख नस्ल है। निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो जो हिसारडेल है ये विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। मेरिनो किसकी प्रजाति है? तो जो मेरिनो है ये भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका मूल स्थान स्पेन है। यानी मेरिनो जो नस्ल की भेड़ पाए जाते हैं ये नस्ल में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान ब्रिटेन में है। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? तो पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है? तो सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है ये मेरिनो। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ये है जैसलमेरी। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? जो सबसे उपयुक्त मौसम होता है ये सर्दी के बाद का मौसम होता है। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? तो अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। दोस्तों आप इसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं और खाली समय में हेडफोन लगा के आराम से इसको सुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है? तो वर्तमान में भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 61 अंडे की खपत है। कौन सा भारतीय राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? तो लैंगहॉर्न का मूल स्थान इटली है। टर्की किसकी नस्ल है? तो टर्की मुर्गी की नस्ल है।
असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो असील मुर्गे का मूल स्थान आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी कि उपयुक्त दोनों जगह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में मुर्गे को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे? तो जो असील प्रजाति के मुर्गे होते थे ये लड़ने में सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से गोश्त यानी मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? तो जो उत्तम नस्ल है ये ओरीपिंगटन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? तो सबसे उत्तम लेग हॉर्न के अंडे माने जाते हैं। मुर्गी के अंडे का औसतन भार होता है। तो मुर्गी के अंडे का औसतन भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में योक यानी पीला वाला भाग और सफ़ेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है? तो 72 और 57 की रेशियो होती है, यानी कि येलो वाला भाग 72% और जो उजला वाला होता है वो 57%। अगला प्रश्न है, अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो अंडपीत में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। तो अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक खनिज लवण पाया जाता है। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थ का होना क्यों आवश्यक है? तो अंडा कवच के विकसित के लिए होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? तो अंडा उत्पादन में कैल्शियम तत्व का होना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अंडा का जो ऊपर का ये कवर होता है ये कैल्शियम का ही बना होता है। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो जल का संग्रह ऊँट कर लेता है। अगला प्रश्न है, मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो जो मछलियाँ होती है ये पिसीज वर्ग में आती है। सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? तो सिल्वर कार्प मछली की किस्म है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो गुलाबी क्रांति है ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? तो लगभग 50% भाग समुद्र से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारतवर्ष के सभी राज्यों में से कौन सा एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में श्रमिक उत्पादन प्रति वर्ष करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो शहद के लिए खैरा मधुमक्खी को पाला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्राप्त की जा सकती है? यानी एक छत्ते से कितनी शहद प्राप्त की जा सकती है? तो लगभग 5 किलोग्राम। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को नर्तन के माध्यम से पहचान करते हैं। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? तो छोटी भुनगा का मूल स्थान यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो शहद में जल की मात्रा लगभग 17% होती है। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग 78% होती है। 1 किलोग्राम शहद के औसतन रूप में कितना ऊर्जा मिलती है? तो 1 किलोग्राम शहद में लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी फ्लोरा पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रति वर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता, क्योंकि
क्योंकि ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती है और ये चिड़चिड़ी स्वभाव की भी होती है, इसलिए इसको नहीं पाला जाता है। तो उपयुक्त दोनों इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बना? तो ये बन गया आपको 1998 में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या है, प्रसिद्ध है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो ये हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दूध विकास उत्पादन से या उद्योग से संबंधित हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध विकास से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़ी दूध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई? तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना कब हुई? तो एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? तो ये आनंद यानी कि गुजरात के एक आनंद जगह है, वहाँ पे हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय डेयरी निगम स्थापना कब हुई? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी, 1970 में। अगला प्रश्न है, भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम आईसीडीपी कब चलाया गया? तो जो आईसीडीपी है ये 1964 से 65 में चलाया गया था। राष्ट्रीय दूध शोधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दूध शोधन संस्थान करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1950-51 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था, जो 17-18 में यह आकलित किया गया था। तो ये 17-18 में लगभग 176.35 मिलियन टन आकलित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, इसका जोड़ा क्या है, ये सही है। सॉरी, ये नहीं होगा, ये गलत है। सही है उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। अगला प्रश्न है, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2017-18 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता थी। तो ये जो उपलब्धता थी 374 ग्राम थी। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 280 ग्राम। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक है, यानी कि 80 ग्राम है, 800 ग्राम है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है। तो दूध का पाश्चराइजेशन 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। पाश्चराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? तो पाश्चराइजेशन की क्रिया दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो कोबाल्ट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो रेंडियर की गाय की, जो रेंडियर पशु होते हैं, उसके दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो दूध में केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन, यानी कि सभी प्रकार के ये प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है? तो दूध का रंग पीला होने के कारण है कैरोटीन। अगला प्रश्न है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक यानी कैरोटीन के कारण क्या बनता है? तो कैरोटीन के कारण यहाँ पे पीला रंग यानी कि दूध का रंग हल्का पीला हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो दूध का सफ़ेद होना केसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास आने के कारण होता है लैक्टोज। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो घी में वसा की मात्रा 99% होती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है? तो देसी घी में जो एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है वो डाई एसीटल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, खीस क्या है? तो ये जो खीस है ये मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण है, इसको खीस कहा जाता है। दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होना क्या कारण है? तो जो ये खीस अधिक पीला होता है इसमें केरोटीन की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रति विटामिन क्या है? तो प्रति विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ होता है। पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो पशुओं की उम्र की पता दांत गिनकर और सींग पर छल्ले गिनकर लगाया जाता है, यानी उपयुक्त दोनों तरीके से लगाया जाता है। पशुओं के उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। तो पशुओं की उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति दंत परीक्षण है। पशुओं को सींग रहित क्यों रखा जाता है? तो पशुओं को सींग रहित इसलिए रखा जाता है क्योंकि पशु सींग से किसी को घायल न कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सींग रोधक विधि नहीं है? यानी सींग रोधक विधि, तो कैस्ट्रेटर द्वारा ये सींग रोधक विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्डीजो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो इसका प्रयोग पशु को बधिया करने में होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में इसको सुरक्षित रखा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर में स्थित है। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भकाल 278 दिनों का होता है। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो भैंस का गर्भकाल लगभग 308 दिनों का होता है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो भेड़ का गर्भकाल 150 दिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़े को मिलाइए और दिए गए कूट को उत्तर चुनिए। तो 145 नंबर क्वेश्चन है, जमुनापरी। तो जमुनापरी क्या है? बकरी है। भदावरी भैंस है। कड़कनाथ ये पोल्ट्री फार्म, और जो मावली है ये है गाय। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो ट्रीप कप परीक्षण थनैला रोग से संबंधित है। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है? तो पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण प्रदूषित आहार होता है। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग किस में पाया जाता है? तो खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग गो पशु में पाया जाता है। पशुओं के पैर तथा मुंह की बीमारी के क्या कारण है? तो पशुओं के पैर की और मुंह की बीमारी के कारण है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं की निम्न बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो जो दुधारू पशु होते हैं उनके जो बीमारी के कारण होते हैं संक्रमणीय, फुट एंड माउथ रोग ये संक्रमणीय होता है। एंथ्रेक्स भी संक्रमणीय होता है। ब्लैक क्वार्टर भी होता है और काऊ पक्स भी। यानी कि चारों ऑप्शन इसके क्या होते हैं? संक्रमणीय होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? तो जो बर्ड फ्लू होता है वो पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गी होती है उनको प्रभावित करता है, यानी कि पोल्ट्री को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ता है? तो इसका सही आंसर है
एवियन इन्फ्लुएंजा। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत बीमारी है। अगला प्रश्न है, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित किया जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो ये मुख्यतः भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी इसका नाम है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? तो प्राकृतिक रेशम की मुख्य 4 किस्में होती है। अगला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो जो रेशम होता है ये रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो जो रेशम के कीड़े होते हैं ये मलबरी यानी शहतूत के पत्तियों पे पलते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो ये प्यूपा के जो इसका चरण होता है, प्यूपा जब बनता है तो वहीं पे यहाँ से इसको रेशम में से निकाल लिया जाता है। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रारूप क्लोन का नाम क्या है? तो भेड़ के प्रथम स्तनपायी प्रारूप उसका नाम डॉली है। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो जो लाल क्रांति है ये मांस उत्पादन से संबंधित है। मादा पशुओं में पिट्यूटरीन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो ये इंजेक्शन देने से दूध उतर जाता है, यानी बिना उसके बच्चे का भी दूध उतर जाता है। अगला प्रश्न है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बासी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसके प्रक्रियाओं को होमोजेनराइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोविडी ओविस का डैश वैज्ञानिक नाम है? तो बोविडी ओविडी का वैज्ञानिक नाम भेड़ है, यानी भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है बोविडी ओविस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो नर अगुणित होते हैं, सही है। कर्मी यानी वर्कर बद्ध और द्विगुणित होते हैं, ये भी सही है। रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लार्वा से विकसित होती है, तो ये भी सही है। ये मधुमक्खियों के बारे में कहा गया है। शहद नरों द्वारा संग्रहित निर्मित किया जाता है? नहीं, नर क्या करते हैं, ओनली प्रजनन का काम करते हैं और रानी भी प्रजनन का काम करती है, और जो उसमें वर्कर होते हैं वो शहद को इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका सही है। अगला प्रश्न है, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि? तो ये इसलिए नहीं सड़ता है क्योंकि उच्च प्रासंगिक सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए उसमें जीवाणु होते ही नहीं हैं, तो वो खराब नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, सुरती, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाणा किस पशु की प्रजाति है? तो ये है भैंस की प्रजाति। तो ये जो हम लोग पशुपालन देख रहे थे तो इसमें इतना ही क्वेश्चन है और ये पूरा समाप्त हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो और इससे आपको ज्ञान मिला हो और फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे, और अपने स्टडी ग्रुप में जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना पढ़ाई जारी रखिए, धन्यवाद।